नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ एग्जाम चैनल पर। और ये क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा री एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। आप सब जानते हैं कि सामान्य ज्ञान एक कठिन विषय है और उसको कम करने के लिए हम आपके लिए इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आ चुके हैं। 100 से भी अधिक प्रश्न है। कोई ना कोई प्रश्न अवश्य आपकी परीक्षा में आया, गारंटी से है। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, पीसीकल्चर मत्स्य पालन कहते हैं, सेरिकल्चर रेशम पालन, एरोपोनिक केंचुआ पालन, ओलेरोकल्चर सब्जी उगाना। तो याद रखना है जो सी आंसर है एरोपोनिक वो गलत है, क्योंकि जो केंचुआ पालन होता है उसको वर्मी कल्चर कहते हैं, ना कि एरोपोनिक। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, सोने का रेशा कहा जाता है किसको? जूट को, कपास, पीतल, रेशम। तो याद रखना है सोने का रेशा जो है वो कहते हैं जूट को। ऑप्शन ए एकदम सही है, सोने का रेशा जूट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है? ऑप्शन ए लौटते मानसून से, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम मानसून से, ऑप्शन सी पश्चिम विक्षोभों से, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है जो पश्चिम विक्षोभ होते हैं वहां से उत्तर भाग के मैदानी भाग में सर्दी काल में बारिश होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था शेयर बाजारों पर नियंत्रण करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, यूटीआई, वित्त मंत्रालय। तो याद रखना है जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भारत की जितने शेयर बाजार होते हैं उन पर कंट्रोल करती है। ठीक है, हर प्रश्न महत्वपूर्ण लेके आ चुका हूं। अभी आने वाले आगे प्रश्न जो है इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? अवमूल्यन, विमुद्रीकरण, मुद्रा संकुचन, मुद्रास्फीति। तो याद रखना है विमुद्रीकरण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी मोदी जी ने 2016 में जो नोटबंदी की थी और दोबारा नए नोट जारी किए, तो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे विमुद्रीकरण। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पहले जज कौन थे? तो याद रखना है तो उत्तर प्रदेश के जो पहले जज हैं, न्यायाधीश हैं, ऑप्शन ए चंद्रभान, न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा, चंद्रचूड़ सिंह, ग्रह वर्णन। आपसे एक विनती है, इस क्लास को करने से पहले अगर आप पर किसी भी प्रश्न का उत्तर आता है तो कृपया उसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बेहतर होगी और परीक्षा में आप एक भी प्रश्न भूलोगे नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा जी उत्तर प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। आगे बढ़ते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति के वास्तुकार कौन है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उसे कहते हैं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, उनकी एक बड़ी प्रतिमा है जो कि गुजरात में है। और उनको बनाने वाला कौन था? राम सुधार, रामकृष्ण, पंडित राम चंद्रशेखर। तो याद रखना है इंपोर्टेंट प्रश्न है, राम सुधार जो है इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। पद्म विभूषण 2024 कितने लोगों को प्रदान किया गया? लिख के रख लीजिए, इस प्रश्न 100% छपेगा। भारत का दूसरे नंबर का जो सम्मान है पद्म विभूषण, वो 5 लोगों को मिला है 2024 में। देखिए, बिंदुफर पाठक, वैजंती माला, कॉनिडेल चिरंजीवी, वैकैया नायडू, पद्मा सुब्रमण्यम, 5 लोगों को मिला है। याद रखना है इन 5 लोगों के नाम। ठीक है, दूसरा सम्मान होता है भारत का सबसे बड़ा। पेरिस ओलंपिक में कितने चक्र होते हैं? पेरिस ओलंपिक से हर शिफ्ट में प्रश्न आएंगे ही आएंगे। 4 साल बाद इसका आयोजन होता है अलग अलग कंट्रीज में। ठीक है, तो कितने चक्र होते हैं? 5 छल्ले होते हैं। पहला नीला चक्र होता है जो कि यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, पीला चक्र एशिया महाद्वीप को दर्शाता है, और लाल चक्र उत्तरी और दक्षिण दो ऊपर नीचे महाद्वीप हैं उन दोनों को एक साथ दर्शाता है लाल चक्र। काला चक्र अफ्रीका महाद्वीप को। हर प्रश्न आपके लिए बेहतरीन लेके आया हूं, चिंता मत कीजिए। एग्जाम कहीं जाएगा नहीं, बस मेहनत कीजिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 33वां एक सर्कल आ गया। हाल ही में 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहां आयोजित हुए हैं? जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वो 33 नंबर के हैं, 33वें नंबर के। वो कहां पर हुए हैं? अमेरिका में, रूस, चीन, पेरिस, फ्रांस। तो याद रखना है जो अभी हुए हैं वो हुए हैं पेरिस, फ्रांस में। अगर आपसे 34वें पूछे 34वें कहां होंगे, वो अमेरिका लॉस एंजलिस में होंगे, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ओलंपिक में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? ये भी पूछ सकता है आपसे। ऑप्शन ए अमेरिका, रूस, चीन और भारत।
भारत ने इस साल ज्यादा मतलब पदक तो नहीं जीते हैं, लेकिन अमेरिका इसमें पहले नंबर पे। अमेरिका इसमें पहले नंबर पर। फर्स्ट वाला आपसे पूछ सकता है, अमेरिका ने 126 कितने 126 पदक जीते हैं, इसमें से 40 गोल्ड वाले हैं और 42 सिल्वर के हैं, और बाकी के जो 44 हैं वो ब्रॉन्ज मेडल है, याद रखना है, ठीक है। और भारत ने 5 पदक जीते हैं, गोल्ड एक भी नहीं जीता है, 5 जीते हैं सिल्वर के और एक ब्रॉन्ज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। याद रखना है, इंपोर्टेंट प्रश्न लेके आया हूं, पूरा पेपर जो अभी पिछले पेपर हुए उनका एनालिसिस किया है और उसके आधार पर पेपर बनाया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में महिला शक्ति सहायता नंबर कौन सा है महिलाओं के लिए? 1090, 98, 1930, 1076। प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश पुलिस का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? डीजीपी यानी कि पुलिस महानिदेशक, पुलिस महाअधिवक्ता, एडीजीपी, आईजीपी या फिर डीआईजी। तो पहले नंबर पे डीजीपी होता है, पुलिस महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और दूसरे नंबर पे होता है एडीजीपी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। और तीसरे नंबर पर आईजीपी होता है और चौथे नंबर पे डीआईजी, ठीक है। इन चारों के नाम याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत द्वारा ऑपरेशन मेघदूत कहां चलाया गया था? इंपोर्टेंट, छाप लीजिए इसको। कारगिल क्षेत्र, कच्छ किरण, सिंहाचन ग्लेशियर, हिंदू कुश पहाड़ियों के क्षेत्र में। तो ऑपरेशन जो मेघदूत है वो चलाया सिंहाचन ग्लेशियर में। आगे बढ़ते हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी, मतलब किसकी फायदा से हुई थी? यूनाइटेड किंगडम, रूस के सहयोग, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर जर्मनी के सहयोग से। तो याद रखना है, जो राउरकेला उड़ीसा में है वो उसकी सहायता से, जर्मनी की सहायता से हुआ। आगे बढ़ते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? जो पुरानी जलोढ़ होती है उसको खादर, बांगर, कल्लड़, रेगोड़। तो पुरानी को कहते हैं खादर और नवीन को कहते हैं बांगर, ठीक है। पुरानी को खादर और नवीनतम को बांगर। उसी प्रकार से नवीन जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसे कैसे क्या कहते हैं? उसे कहेंगे बांगर, ठीक है। इनको भी याद रख लेना है, ये छोटे प्रश्न पूछ लेते हैं आपसे मिट्टियों के बारे में भी। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है? दोस्तों, अवरोही क्रम का मतलब है कि सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पहले पाई जाती है, फिर उसके बाद कौन सी, फिर उसके बाद कौन सी। तो पहले इसका आंसर डायरेक्ट बता रहा हूं मैं आपको। देखिए ऑप्शन ए सही है इसका, जलोढ़ मिट्टी, काली, लाल, लेटराइट। सबसे अधिक कौन पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, फिर काली, फिर लाल, फिर लेटराइट। इन चारों का क्रम यही है, ठीक है। जलोढ़ सर्वाधिक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, ये भी पूछ सकता है आपसे। देखिए लाल, काली, जलोढ़, लेटेराइट। तो याद रखना है जलोढ़ मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें अधिकांश फसल इसी में होती है, गेहूं है, धान है, बाजरा सब इसी में होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हर आगे आने वाले प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, करंट अफेयर्स प्लस दोनों मिक्स है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? 4, 5, 6, 8। तो जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसने 8 प्रकार की मिट्टियों को माना है। कितने? पर 8 प्रकार की मिट्टियों को माना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एडमंड हिलेरी तथा तांजिंग नार्वे द्वारा विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कब विजय प्राप्त, मतलब कब चढ़ी हुई? तो इसका सही आंसर है 1953 में चढ़े थे ये। 2 व्यक्ति थे, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्वे। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट वो कहां पर है, कमेंट में जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं। किस हिमालय चोटी को सागर माता कहते हैं? नंगा पर्वत, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। आप जानते हैं सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट की, पूरे विश्व की माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? पंजाब हिमालय, कुमायूं, नेपाल, असम हिमालय। तो याद रखना है कुमायूं जो हिमालय है सतलज एवं काली नदी के बीच में, सतलज एवं काली नदी के बीच में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? यानी कि जम्मू कश्मीर में घासों को क्या कहते हैं? मर्ग। क्या बोलते हैं सर? ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, मर्ग बोलते हैं वहां पे। आगे बढ़ते हैं। नंदा देवी स्थित है, जो नंदा देवी पर्वत है वो भारत का है, कहां पर है? तो ये स्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन भी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? सह्याद्री, अरावली, हिमालय, सतपुड़ा। आंसर कमेंट में दीजिए, छाप दीजिए इसका। तो नवीनतम क्या है फिर इसकी? नवीनतम जो है हिमालय। मुझसे भी पहले आंसर कमेंट में होना चाहिए अगर आपकी तैयारी पक्की है तो। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है?
गॉडविन ऑफ्टिन, कॉमेट, नंदा कोटा, नंदा देवी। तो याद रखना है गॉडविन, जो केटू गॉडविन ऑफ्टिन है, जो कि उत्तराखंड की मतलब पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 8611 इसकी ऊंचाई है, 8611 मीटर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो साथियों, ये भारत रत्न सम्मानित किसको मिला है? लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर व चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एम एस स्वामीनाथन। इनमें से सभी, तो ऑप्शन डी सही है। इन पांचों व्यक्तियों को भारत रत्न, इंपोर्टेंट प्रश्न है, यानी भारत का सर्वोच्च पहले नंबर का भारत रत्न, दूसरे नंबर का पद्म विभूषण। तो 5 व्यक्तियों को मिला है, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एम एस स्वामीनाथन। याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्रांति और उत्पादन, हरित खाद्यान्न, हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न से है, श्वेत क्रांति का दुग्ध से है, नीली क्रांति का मत्स्य से है, गुलाबी क्रांति का मांस से है। तो याद रखना है साथियों, ये पांचों क्रांतियां बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से ऐसी कौन सी जो गलत है? जो कि डी है, गुलाबी। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज से होता है, मांस से नहीं। तो डी सही है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है? इंपोर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा गया, ना जाने कितनी बार। यानी भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसको क्या बोलते हैं, कैसी व्यवस्था है? मिश्रित है, पूंजीवादी है, समाजवादी, ग्रामीण है। तो याद रखना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है भारत की अर्थव्यवस्था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सिंपल, प्रधानमंत्री की। गलत, राष्ट्रीय विकास नहीं भाई, योजना आयोग। ऑप्शन सी सही है। योजना आयोग के द्वारा पंचवर्षीय जो योजना है उसको बनाने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? योजना आयोग के पास होती है। आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया? 25 दिसंबर 2000 को, 24 दिसंबर 2001, 23 दिसंबर 2001, 15 अगस्त 2001। तो याद रखना है 25 दिसंबर 2001 को स्टार्ट हुई थी क्या? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर सर्वाधिक है? याद रखना है कि जनगणना से एक ना एक प्रश्न हर शिफ्ट में पहले भी आया, अब भी आएगा। जनगणना इंपोर्टेंट है, हर पेपर में ही आता है, ये ध्यान रखना है। तो स्त्रियों से अधिक किसकी है? केरल में। केरल में सर्वाधिक स्त्री है, ठीक है, साक्षरता दर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट देखिए अगला। संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है, ठीक है। इसमें जो मेंबर हैं, सदस्य हैं 142, 193, 155, 195। तो याद रखना है इसके जो मेंबर हैं 193 हैं, 193, ठीक है। और 193वां जो देश है, इसका सदस्य देश है, उसका नाम है साउथ सूडान, दक्षिण सूडान उसका नाम है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत द्वारा ऑपरेशन मेघदूत कहां चलाया गया? कारगिल क्षेत्र में, कच्छ के रण में, सियाचिन ग्लेशियर में। ये तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, इस प्रश्न को हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थलीय सीमा किस पड़ोसी देश के साथ नहीं मिलती है? नेपाल के साथ, पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन। तो याद रखना है साथियों, भारत की जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय यानी कि जो धरती है, किस किस देश से मिलती है? नेपाल से तो मिलती है ऊपर उत्तर में, पाकिस्तान दक्षिण में, ये भी मिलती है। श्रीलंका जो है वो दक्षिण में है और पाकिस्तान पश्चिम में है। तो आप जानते हैं श्रीलंका का जो भाग है वो जल से मिलता है, ना कि स्थल से। तो सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1856, 1828, 1831, 1837। याद रखना है 1831 में इसकी स्थापना होती है और इसका जो मुख्यालय है, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का मुख्यालय लखनऊ में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? नौटंकी है, कर्मा है, छपेली है, चौनफुल है। तो याद रखना है नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय निम्नलिखित में से कहां स्थित है? इलाहाबाद, लखनऊ, मथुरा, वाराणसी। तो याद रखना है इलाहाबाद जो है इसका सही आंसर है। इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन संग्रहालय स्थित है। आगे बढ़ते हैं साथियों। उत्तर प्रदेश का मुक्त विश्वविद्यालय कहां पर है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ, काशी या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है ये। देखिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला भारतीय सभापति कौन थी?
भारत जी की थी तो इंदिरा गांधी थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी, कमला नेहरू थी, लक्ष्मी सहगल थी। तो साथियों इसका आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो बहन थी, इनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। वो भारत की सबसे पहली एक ऐसी महिला थी जो कि यूएनओ जो संस्था थी पूरे विश्व में, उसकी पहली महिला हेड थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी जो भारत रत्न से सम्मानित हुई थी? इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, कस्तूरबा गांधी? तो ये तो आप जानती हैं, सिंपल है, इंदिरा गांधी इसका सही आंसर है। ये पहली महिला थी जिनको भारत रत्न मिला था। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 1992, 1995, 2000, 1997। तो याद रखना है 2000 में उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में जो स्थित है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है, रूहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली में है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में। तो आप जानते हैं प्राचीन जो है वो डी सही है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्राचीन है, सबसे प्राचीन। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है? राष्ट्रीय पंचायत किसे कहते हैं? नेपाल की संसद, बांग्लादेश, भूटान, भारत। आप जानते हैं नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। ठीक है, अब भारत की संसद को क्या कहते हैं? कमेंट में इसका आंसर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? जो इजराइल की संसद है उसे क्या कहते हैं? डाइंट, नेसेट, मजलिस, नेशनल असेंबली। तो याद रखना है नेफेट कहते हैं इजराइल की संसद को, नेसेल। आगे बढ़ते हैं साथियों। और डाइंट जापान की होती है। देखिए आगे बढ़ते हैं। सामा चकेवा कहाँ का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का, बिहार का, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। तो याद रखना है साथियों पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर है। पश्चिम बंगाल में सामा चकेवा लोक नृत्य मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पराक्रम के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र। यह प्रश्न कई बार पूछा गया, यूपी पुलिस में पूछा गया, मैं और क्या लूं। याद रखना है जो परमवीर चक्र है वो पराक्रम यानी कि शौर्य, ताकत, वीरता के लिए दिया जाने वाला पहला पुरस्कार है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से भारत की किस महिला को ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता? देखिए ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, रीता फारिया। तो याद रखना है रीता जो फारिया है इन्होंने सबसे पहले मिस वर्ल्ड जीता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, ऐसा लग रहा है छोटा लेकिन बड़ा है भाई साहब। राष्ट्रीय खेल हॉकी है, सही है। राष्ट्रीय पक्षी मोर, एकदम सही। राष्ट्रीय पशु शेर, ना जीना बाघ। ठीक है, इसको बाघ कर लीजिए। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा होता है? बरगद। डी गलत है भाई साहब, यहाँ पर तो बाघ होगा लेकिन ये वाला गलत है। ठीक है, तो इसको आप याद रखना है, छोटे छोटे पॉइंट भी आपसे गलत हो जाएंगे एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो वंदे मातरम जो गीत है दोस्तों, जो वंदे मातरम है उसे राष्ट्रीय गीत के रूप में कब स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1950 में। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों को अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को, 10 दिसंबर, 5 दिसंबर, 9 दिसंबर। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस यानी कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं 10 दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन जीरो आवर कब शुरू हुआ? 9 अगस्त 1942, 5 मार्च 1926, 7 अगस्त 1948, 1 अप्रैल 1941। तो याद रखना है 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर शुरू होता है। जो महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें रात के 12 बजे ये ऑपरेशन शुरू किया गया था, इसीलिए इसको कहते हैं जीरो आवर ऑपरेशन। आगे बढ़ते हैं। 10 की आधार पर जनगणना कब शुरू हुई थी? ठीक है, 1872 में, 1881, 1885, 1889। तो याद रखना है 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा जनगणना शुरू होती है 10 की आधार पर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में जो भारतीय संविधान सभा थी उसमें महिला सदस्य कितनी थी? 15, 18, 20, 12। तो याद रखना है उस टाइम पर 15 महिला थी, भारतीय महिला थी संविधान सभा में। आगे बढ़ते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा शुरू किया गया? 1919,
1935, 1945, 1958। द्वैध शासन का मतलब ये है कि शक्तियों को बांटना, राज्यों में अलग, केंद्रों में अलग। तो ये कब शुरू हुआ था सर? ये शुरू हुआ था 1919 में, शुरू हो गया 1919 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो आया था उस टाइम पर स्टार्ट हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद का निपटारा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 70, 71, 72, 73। तो सिंपल है इसका आंसर, आप जानते हैं आर्टिकल 71 जो अनुच्छेद 71 है उसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई झगड़ा होता है तो उसका जो निपटारा है वो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। आगे बढ़ते हैं तो साथियों अगले प्रश्न की ओर। देखिए, चैट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? चैट फेस्टिवल उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब। तो याद रखना है इसको, हिमाचल प्रदेश में मनाते हैं चैट फेस्टिवल को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती, महानदी, स्वर्णरेखा, सरयू। देखिए साथियों, जमशेदपुर जो है वो स्वर्णरेखा नदी के किनारे, किसके? स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। और ये बताइए कि महानदी किसके किनारे है? इसका आंसर कमेंट में दीजिए। और सरयू जो है वो आप जानते हैं अयोध्या, भगवान राम की नगरी, वहां पर है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक सदिश राशि है? फिजिक्स यानी कि विज्ञान से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में 100%, 2 से 3 प्रश्न आते हैं। ये मैंने पूरा एनालिसिस किया है। उसके बाद द्रव्यमान, आयतन, ताप, विद्युत धारा, दाब कार्य, त्वरण, आवेग, आघूर्ण, कोणीय संवेग। तो याद रखना है जो ऑप्शन डी है, ये सिर्फ ये मैंने आपके लिए क्या किया, एक साथ बहुत सारी राशियां लाया हूं जिससे कि आप भूल ना पाओ। त्वरण, आवेग, आघूर्ण, कोणीय संवेग, ये सब सदिश राशि है। द्रव्यमान, आयतन, ताप, विद्युत धारा, दाब कार्य, ये सब क्या है? ये अदिश राशियां हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। जीएसटी का ध्येय वाक्य क्या है? वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन रुपी, वन नेशन वन फैमिली, वन नेशन वन डायरेक्ट। तो याद रखना है जो वन नेशन वन टैक्स है वो जीएसटी का ध्येय वाक्य है। आगे बढ़ते हैं। किस नदी की सहायक नदियों को पंचनद कहा जाता है? नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, सिंधु। तो पंचनद कहते हैं यानी जो नदियां, जो इसमें जो सिंधु नदी है इससे 5 नदियां मिलती हैं, झेलम, चिनाब, सतलज, रावी, ब्यास। ये 5 नदियां इससे मिलती हैं तो इसको क्या कहते हैं? पंचनद कहते हैं। ठीक है, सिंधु इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, रणजी ट्रॉफी 2024 का विजेता कौन सा राज्य बना है? मुंबई, गोवा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो याद रखना है जो मुंबई है इसका सही आंसर है। 2024 में इसने रणजी ट्रॉफी जीती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। देखिए, हाल ही में दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ओम आकार, ओम की तरह बना हुआ है वो, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा। तो याद रखना है साथियों इसका सही जो आंसर है वो है राजस्थान में इसका मंदिर बनाया गया है ओम आकार का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है G20 2024 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो G20 है उसका आयोजन 2023 का तो भारत में आप जानते हैं, लेकिन 2024 की बात कर रहे हैं। भारत में, रूस में, अमेरिका, ब्राजील। तो इसका सही आंसर है ब्राजील। ब्राजील में 2024 में इसका आयोजन हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इंद्र अभ्यास किन देशों के मध्य होता है? भारत, जापान, भारत, रूस, भारत, अमेरिका, भारत, थाईलैंड। तो इंद्र अभ्यास होता है जो साथियों वो होता है भारत और रूस। ऑप्शन भी एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? श्रीनिवास शेट्टी, संजीव गुप्ता, रमेश श्रीनिवास, पूर्वी ठाकुर। तो याद रखना है जो श्रीनिवास शेट्टी हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए हेड बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। फीफा 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? कतर, दोहा, कनाडा, मैक्सिको, भारत। तो फीफा 2022 से इसका आयोजन कतर, दोहा में हुआ था। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, जापान की राजधानी को क्या कहते हैं? टोक्यो कहते हैं, हिरोशिमा, शिकागो, हिमांशु। तो आप जानते हैं जापान की जो राजधानी है उसको कहते हैं टोक्यो। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। गवाह सुरक्षा योजना किस राज्य की है? असम की, त्रिपुरा, मेघालय की, मिजोरम की। तो आप जानते हैं जो गवाह
सुरक्षा योजना वो असम की है, असम राज्य की, और असम की राजधानी क्या, दिसपुर होती है। साथियों अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, बेरीबेरी, रतौंधी रोग, एनीमिया। तो याद रखना है विटामिन सी से होता है स्कर्वी, और वेरी वेरी होता है विटामिन बी की कमी से, रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से, जिसे विलाइट नाइट्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के दूसरे सबसे बड़े मोंगला पोर्ट को अपने अधिकार में लिया है? बांग्लादेश का है, पाकिस्तान का है, म्यांमार का है, चीन का है। तो याद रखना है बांग्लादेश का जो मोंगला पोर्ट है उसको भारत ने अपने अधिकार में कर लिया है, ठीक है। मतलब पैसे से लिया है, ऐसे नहीं कि कब्जा कर लिया है, ठीक है। याद रखना है बांग्लादेश से एक दो प्रश्न 100% आएगा। जो देश या जो चीज चर्चा में चलती है एग्जामिनर उसमें से प्रश्न पूछता ही पूछता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? जो पेरिस ओलंपिक 2024 है उसका आयोजन कहां पर है? पेरिस फ्रांस, बीजिंग भारत दिल्ली में, या फिर स्विट्जरलैंड में। तो याद रखना है पेरिस फ्रांस में 33 नंबर के हो रहे हैं, मैंने अभी आपसे कहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। लोहे की फंचरण को रोकने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ता, जिंक, कॉपर की, एल्यूमिनियम, कैल्शियम। तो याद रखना है जस्ता जिंक इसका सही है, इसके ऊपर लोहे के ऊपर इसकी परत चढ़ती है जिससे कि लोहा सेफ रहता है। आगे बढ़ते हैं। तीस्ता नदी जल विवाद किन देशों के मध्य है? भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत भूटान। तो आप इसका आंसर कमेंट में दीजिए। इसका सही आंसर है भारत बांग्लादेश के बीच में तीस्ता नदी जल विवाद है। इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है जो चर्चा में चल रहा है जैसे कि बांग्लादेश अभी, तो उनसे प्रश्न आने की संभावना बहुत होती है। देखिए हाल ही में किस देश से भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया? कहां चलाया गया? ऑपरेशन गंगा आपसे पूछा पूछा या नहीं पूछा? जी सर। तो जो हैती है वहां पर भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों। हाल ही में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? ये प्रश्न हम पढ़ चुके हैं, इसका आंसर आप चाहें तो दोबारा लिख सकते हैं कमेंट में। जल्दी से पांचों के नाम। चंद्रयान 3 की सफल और सॉफ्ट लैंडिंग कब हुई थी? चंद्रयान से भी प्रश्न आए थे नहीं? जी सर, 18 की पहली शिफ्ट में 3 प्रश्न थे इसके। देखिए चंद्रयान 3 की सफल जो सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी वो हुई थी, इसका आंसर कमेंट में दोगे? जी सर। इसका सही आंसर है 23 अगस्त 2023 को इसकी सफल सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा देश चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला चौथा देश है बन चुका है? तो चीन तो भाई पहले से था ही, भारत अब बना है, रूस भी है, लेकिन यूएसए, देखिए अमेरिका था, रूस, चीन, ये 4 देश थे जो कि 3 देश पहले पहुंच चुके थे, लेकिन जो भारत है वो अभी बना है। भारत ने भी झंडा लहरा दिया है वहां पर पहुंचकर, भारत किसी से कम नहीं है। आगे देखते हैं भारत से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3,40,000 किलोमीटर, 3,12,000 किलोमीटर, 3,84,000 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन सी है, 3,84,000 किलोमीटर पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा की फतेह को क्या कहते हैं? चंद्रमा की फतेह पर जो धूल होती है उसे क्या कहते हैं? रेजोलिथ, मोनोलिथ, हेमोलिथ। तो याद रखना है रेजोलिथ इसका सही आंसर है। रेजोलिथ जो है वहां की जो मिट्टी है, धूल है, उसको क्या कहते हैं? रेजोलिथ कहते हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस हिस्से के पास सॉफ्ट लैंडिंग की है? चंद्रमा के किस जगह पर सॉफ्ट लैंडिंग की है? तो उत्तरी ध्रुव, भूमध्य रेखा, दक्षिणी ध्रुव, दूर की ओर, तो साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। ये याद रखना है बस आपको। आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर का नाम क्या है? विक्रम, भीम, प्रज्ञान, ध्रुव। तो आप जानते हैं उसका लैंडर का नाम था विक्रम। ये प्रश्न आया था अभी 18 फरवरी में। तो विक्रम लैंडर है और रोवर प्रज्ञान है। आगे बढ़ते हैं। इसरो का चंद्रयान मिशन, फर्स्ट मिशन, पहला मिशन पूछ सकता है कब लॉन्च हुआ? 16 जुलाई 2013, 22 अक्टूबर 2008 को, 27 जुलाई 2018 को, 17 अगस्त 2009 को। तो याद रखना है साथियों 22 अक्टूबर 2008 को इसका पहला मिशन जो था चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 मिशन के रोवर का क्या नाम? जो चंद्रयान थर्ड था उसके मिशन के रोवर का नाम क्या है? विक्रम, प्रज्ञान, भीम, ध्रुव। तो याद रखना है रोवर प्रज्ञान था और लैंडर विक्रम था। आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण में किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया? इनके किस रॉकेट से उसको लॉन्च किया गया था? तो याद रखिए शॉर्ट में
लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड, इसको हम बोलते हैं LVM थर्ड, इसको भी याद कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कब हुई थी? तो थर्ड जो है उसकी लॉन्चिंग हुई थी, आप जानते हैं, सबको मालूम है, पर फिर भी पूछ लेता है, आपको याद रखना है, 14 जुलाई 2023 को इसका सही आंसर है, ठीक है। उस दिन लॉन्च हुआ था ये। आगे बढ़ते हैं, इंडियाज फर्स्ट परमाणु रिएक्टर। साथियों कहने का मतलब यह है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है, ये प्रश्न आपसे आते ही आते हैं महोदय। अप्सरा था, आर्यभट्ट था, आर्यभट्ट फर्स्ट, कामनी। परमाणु रिएक्टर की बात करें तो वो अप्सरा था। कौन सा था? अप्सरा। अगर ये पूछे कि कौन सा पहला उपग्रह था तो वो आर्यभट्ट था, 1975 में लॉन्च किया उसको। देखिए आर्यभट्ट को कब लॉन्च किया गया था साथियों? आर्यभट्ट को 12 सितंबर 1994, 8 दिसंबर 1960, 15 जनवरी 1956 और 15 अप्रैल 1975। तो आप जानते हैं 1975 में इसको लॉन्च किया, आर्यभट्ट को पहला उपग्रह था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह, उपग्रह पूछ रहा है, सैटेलाइट कौन सा है? भास्कर फर्स्ट, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त। तो इसका बी सही है, आर्यभट्ट पहला उपग्रह था। आगे बढ़ते हैं, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसके वर्तमान में हेड कौन है? एस सोमनाथ, के सिवान, बी एन सुरेश, जी सतीश रेड्डी। तो आप जानते हैं एस सोमनाथ इसका सही आंसर है। इनकी उपस्थिति में चंद्रयान 3 को चंद्र पर पहुंचाया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसरो की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1956, 20 नवंबर 1972, 5 मार्च 1991, 15 अगस्त 1969। तो याद रखना है 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी, 15 अगस्त 1969, ठीक है। अब देखिए गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है? भगवान बुद्ध से भी प्रश्न आए थे या नहीं? बिल्कुल आए थे सर। तो गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम वो सिद्धार्थ नरेंद्र देवदत्त विशाल दत्त। आप जानते हैं इनका जो नाम था वो था सिद्धार्थ, ठीक है। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम, रियल नेम ऑफ गौतम बुद्ध तो सिद्धार्थ। आपने बचपन में कहानी पढ़ी होगी सिद्धार्थ वाली, जो एक बगुला वगैरह था जो हंस मार दिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं अपनी टॉपिक पे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन किस धर्म की ग्रंथ की उक्ति है? तो आप जानते हैं ये है श्रीमद् भागवत गीता की एक लाइन है, पक्ति है। आगे बढ़ते हैं साथियों, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कहां पर है? तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी, कुशीनगर, राजगृह, कपिलवस्तु। तो इसका सही आंसर है कि लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर, पावापुरी। इसका आंसर डी सही है, क्योंकि देखिए सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया तो इनसे संबंधित है। बोध गया बिहार में इनका जन्म हुआ, कुशीनगर में इनकी जो मृत्यु हुई थी, मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन डी जो पावापुरी है वहां इनका कोई संबंध नहीं है। आगे बढ़ते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? आप जानते हैं सारनाथ में दिया, इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। इजीली प्रश्न है, ये प्रश्न आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र, मगध, वैशाली। तो कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। आगे बढ़ते हैं साथियों, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो साथियों आप जानते हैं जो महात्मा बुद्ध है उनका जो मोक्ष की प्राप्ति, महापरिनिर्वाण कहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कुशीनगर में हुई थी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, यूपी का ये। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? कुंडग्राम में जन्म हुआ था इनका, राजगीर, पावापुरी, कुशीनगर। तो पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। किसकी? महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, बुद्ध के किस जीवन को, किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? तो उन्होंने जो गृह त्याग किया था उनकी गृह त्याग को क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ में, कपिलवस्तु, बोधगया, कुशीनगर। तो आप जानते हैं ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी सर? इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, महावीर का जन्म किस राजघराने में था? शाक्य वंश के थे, क्षत्रिय थे, या लच्छी वंश या सातवाहन? तो आप जानते हैं महावीर स्वामी क्षत्रिय वंश के थे, और जो जो भगवान बुद्ध थे वो शाक्य वंश के थे। आगे बढ़ते हैं, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न होता है। सातृका, मौर्य, शाक्य, गुरु। तो शाक्य वंश के ये राजकुमार थे। आगे बढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? वर्धमान था, अंशुमान, सुधाकर, सोमदत्त। आप जानते हैं, इजीली प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है।
वर्धमान जी जो है, वर्धमान कहते हैं इनको। आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, रास बिहारी घोष। तो याद रखना है आत्माराम पांडुरंग जी इनके संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? जो रामकृष्ण मिशन है उसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। तो इसका सही आंसर है स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 28 मार्च को, 22 मार्च, 28 अप्रैल, 24 अप्रैल। तो सही आंसर है 24 अप्रैल, क्योंकि 24 अप्रैल 1973 को इसका अधिनियम आया था। तो हर साल 24 अप्रैल क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय पंचायती दिवस। आगे बढ़ते हैं। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तीन पिटक, ये प्रश्न आया था 18 को फरवरी को आया था। तो त्रिपिटक आप जानते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को, 25 फरवरी, 25 जनवरी, 25 नवंबर। तो इसका सही आंसर है 25 जनवरी को मनाते हैं। तो कब मनाते हैं फातिह? 25 जनवरी को मनाते हैं हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस। आगे बढ़ते हैं। लुई ब्रीफ दिवस कब मनाते हैं? ऐसे प्रश्न आपके टॉपिक में भी हैं। दिवस आपके टॉपिक में राजधानी है, मुद्राएं हैं, बहुत सारी चीज है। तो 4 जनवरी को क्या मनाते हैं? लुई ब्रीफ दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन सी सही है, 4 जनवरी इसका करेक्ट आंसर है, 4 जनवरी। आगे बढ़ते हैं फातियों। भारत में चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटि क्या है? यानी चावल के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? प्रथम है, चतुर्थ, द्वितीय, तृतीय। तो आप जानते हैं फातियों, जो चावल है वो दूसरे नंबर पे उगाता है भारत। पहले नंबर पे क्या करता है? पहले नंबर पर गेहूं करता है। ठीक है, गेहूं और धान। आगे बढ़ते हैं। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1535 में, 1455 में, 1250, 1526। आप जानते हैं 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। बाबर आया था पहले। हुमायूं ने शेरशाह सूरी पर किस सन में विजय प्राप्त की? 1550, 1540, 1650, 1450। तो याद रखना है 1540 में हुमायूं ने शेरशाह सूरी पर क्या किया? विजय प्राप्त की थी। आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब का मकबरा कहां पर है? आगरा में है, दिल्ली में है, औरंगाबाद में है, कानपुर में। तो औरंगजेब का जो मकबरा है वो है औरंगाबाद में है। ठीक है, याद रखना है इसको भी। आगे बढ़ते हैं फातियों। महाभाष्य किसने लिखा था? मनु ने, वाण ने, गार्गी, पतंजलि। तो आप जानते हैं महाभाष्य के जो हैं वो हैं पतंजलि। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे पुरानी चट्टान है? शिवालिक है, भारत गंगा का मैदान क्षेत्र है, हिमालय, अरावली। पुरानी की बात करते हैं तो क्या होता है सर? शिवालिक चट्टान होती हैं। अगर नई चट्टानों की बात करते हैं तो उसका नाम है हिमालय। ऑप्शन सी सही है। वैसे सही तो अभी कौन सा है? बी है, लेकिन अगर नई की बात करें तो हिमालय। पुरानी शिवालिक है और नई हिमालय। ठीक है, दोनों ही प्रश्न इंपोर्टेंट बनते हैं। आगे बढ़ते हैं फातियों अगले प्रश्न की ओर। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? प्लासी का युद्ध, पानीपत का, कुरुक्षेत्र का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। जो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था उसको कहते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, जो कि महाराणा प्रताप एक शेर की तरह, बहुत ही ताकत थी उनमें। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? पहला जो मुगल था वो कौन था? बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो आप जानते हैं जो पहला था बाबर था, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर, चौथा औरंगजेब, पांचवा शाहजहां। इसी प्रकार से चलते हैं, फिर बादशाह शाह। आगे बढ़ते हैं फातियों। अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, राजगुरु। तो आप जानते हैं जो आजाद हिंद की फौज है वो उसकी स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के मध्य किस सन में युद्ध हुआ था? 1857, 1858, 1855, 1902। तो इसका सही आंसर है 1857। 1858 के बीच युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं। रिहिंद बांध जो है वो किस राज्य में है? पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में। तो उत्तर प्रदेश में रिहिंद बांध स्थित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? ताप्ती है, व्यास है, गोदावरी है, कृष्णा है।
तो आप जानते हैं जो विब्रंस घाटी है वहां से गुजरने वाली नदी कौन सी है, वो है गोदावरी नदी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ था? 1836 में, 1830, 1830, 1825। तो इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा, बहुत इजी प्रश्न है। दिल्ली किस नदी के किनारे है? आप जानते होंगे दिल्ली जो है सतलज, यमुना, मंदाकिनी, व्यास। तो फिर दिल्ली किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे दिल्ली भी है। और आगे बढ़ते हैं। किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? औरंगजेब ने, जहांगीर ने, अकबर ने, शाहजहां ने। तो शाहजहां ने क्या बनाया था? दिल्ली में लाल किला। आगे बढ़ते हैं। किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है? समुद्रगुप्त को, कुमारगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो याद रखना है चंद्रगुप्त सेकंड है, उसको विक्रमादित्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पायरोमीटर निम्नलिखित में से किसके मापने में प्रयुक्त होता है? उच्च ताप को, घनत्व को, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब। जो उच्च ताप टेम्परेचर होता है उसको पायरोमीटर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्पेस एक्स के जो संस्थापक कौन है? मैक्स लेविटिन, एलोन मस्क, ल्यूक नोसेक, पीटर थियल। एलोन मस्क जो है स्पेस एक्स कंपनी के मालिक हैं। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? गुप्त वंश के, मौर्य के, संग, पल्लव। तो ये जानते हैं आप अशोक जो थे वो मौर्य वंश के संस्थापक थे। सी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? समुद्रगुप्त था, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, धर्मपाल। तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, यहाँ पर उसको जला दिया गया। आप जानते होंगे इसके बारे में, इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? अवंतिका था, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ। तो आप जानते हैं उज्जैन को कहते हैं अवंतिका प्राचीन काल में। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसको श्रीलंका भेजा था? महेंद्र को, संघमित्रा, उपगुप्त। महेंद्र एवं संघमित्रा दोनों। देखिए बौद्ध धर्म में मतलब यानी कि जो अशोक थे, अशोक रहा उस टाइम पर अशोक ने एक ऐसा युद्ध लड़ा था, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध में कई हजार लाखों आदमी मारे गए। तो उसको देखकर उसका मन जो है प्रभावित हुआ, तो उसने बौद्ध धर्म जो कि शांति का धर्म है उसको अपनाया। तो उसने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री जो संघमित्रा थी उन दोनों को श्रीलंका भेजा, एक अच्छे विचार के लिए, प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म के लिए। आगे बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? पादरेदी, विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप। इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। सांची का स्तूप जो है वो किस शासक ने बनवाया था? बिंबिसार ने, हर्षवर्धन, पुष्यमित्र, अशोक। तो अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। जो सांची का स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं साथियों। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद, नई दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून। तो इसका सही आंसर है देहरादून में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, भारत। तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर सर्वाधिक भाषाएं हैं, अधिक भाषाओं का देश है भारत। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर, हैदराबाद, वाराणसी, उज्जैन। तो मैसूर है वो जिस इसमें क्या है? भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 1900 में, 1988, 1999 से कोई नहीं। तो आप जानते हैं 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तेलुगु है, बांग्ला है, मराठी है, तमिल है। तो पहली हिंदी है, दूसरी तमिल है और तीसरी कौन सी है? तेलुगु है भारत में। ठीक है, जो कि कर्नाटक की मुख्य भाषा है। किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है ये। खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी, मोडी, नागरी। तो आप जानते हैं जो ब्राह्मी लिपि होती है इससे सर्वाधिक अधिक अधिक लिपियों का जन्म हुआ है ब्राह्मी लिपि से। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आप जानते हैं देवनागरी, सिंधी, गुरुमुखी। तो गुरुमुखी इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है गोरखपुर में स्थान है। हर प्रश्न को पढ़ते चलना है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सरदार वल्लभ पटेल, JL नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद। तो सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था।
गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो आप जानते हैं इसका सही आंसर कमेंट में लिखिए। बहुत प्रश्न हो चुके हैं, अभी बहुत चीजें, लेकिन इतना ही आज के लिए, इतना ही काफी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसे ही क्लास के